हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम जो है जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है यूपीएससी पीवाईक्यू। तो देखिए, यूपीएससी पीवाईक्यू जो है यूपीएससी का एक अहम पार्ट होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन का, जो आपको डायरेक्शन देता है। तो जो है यूपीएससी का सर ताला है जिसकी चाबी हर किसी के पास नहीं होती है, अर्थात यानी कि मेरा मतलब है कि सक्सेस हर किसी को नहीं मिलती है। सक्सेस उसी को मिलती है जो राइट डायरेक्शन में काम करता है, और राइट डायरेक्शन के लिए उस ताले को निकालने के लिए एक चाबी चाहिए होती है। तो यूपीएससी पीवाईक्यू जो है यूपीएससी की चाबी की तरह काम करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस मतलब इस जो लेक्चर का टाइटल भी है, या वो मैंने दिया है, यूपीएससी मीन्स पीवाईक्यू सफलता की असली चाबी। तो हम इस लेक्चर में जो है वो यही देखेंगे कि किस तरह से पीवाईक्यूज़ का इम्पोर्टेंस है और आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा देने के लिए। तो अगर देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को समझना होता है, केवल यूपीएससी की ही बात नहीं है, तो उसके प्रश्नों को समझना ज़रूरी होता है। चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम दें, चाहे वो दूसरी गवर्नमेंट सर्विसेज़ का एग्ज़ाम थे या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम थे कॉलेज वगैरह के, तो आपको उसके पीवाईक्यू से समझ में आता है कि वो एग्ज़ाम क्या चाहता है। सेम इसी तरह जो है यूपीएससी भी काम करती है कि उसके जो पिछले प्रश्न पत्र हैं, वो आपको एक डायरेक्शन देने में मदद करते हैं, उसको समझने में मदद करते हैं, ताकि, है ना? तो हम इसी को देखेंगे। आप तो यूपीएससी को अगर समझना है तो उसके प्रश्न पत्रों को समझना होगा। ठीक है? तो ये हम देखते हैं, चलिए। तो देखिए, एक सबसे पहले एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय ले लेते हैं कि यूपीएससी आखिर आपसे चाहती क्या है? एक एस्पिरेंट में क्या डिमांड करती है यूपीएससी? देखिए, यूपीएससी चाहती है कि जो एस्पिरेंट होते हैं उनको जानकारी हो, यानी कि नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो उनके पास में। साथ में उनको विश्लेषण करना आना चाहिए, यानी कि कोई भी समस्या है तो उसके सभी पक्षों पर उनको विचार करना आना चाहिए, तो चाहे उसके सकारात्मक पक्ष हो, चाहे उसके नकारात्मक पक्ष हो, चाहे उसके समाधान पक्ष हो। इस तरह के हर पक्ष को उसको जो है एनालिटिकल स्किल्स उसकी होनी चाहिए, यूपीएससी देखती है। थर्ड नंबर पे होता है प्रेजेंटेशन स्किल्स, यानी कि प्रस्तुति की परीक्षा होती है यूपीएससी मीन्स। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए, एक एस्पिरेंट जो यूपीएससी का होता है उसको आगे चल के पॉलिसी फॉर्मुलेशन, नीतियाँ बनानी होती है। अगर वो अपनी बात ही नहीं रख पाएगा, अपने आप को प्रेज़ेंट ही नहीं कर पाएगा, तो वो किस तरह से नीतियाँ बनाने में अपना योगदान देगा? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी चेक करे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है। इसके बाद में देखिए, पीवाईक्यूज़ का जो बहुत इम्पोर्टेंस ये है कि वो आयोग की सोच का आईना होते हैं। ये बताते हैं पीवाईक्यू कि आयोग आपसे क्या चाहता है। जब हम प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ लेके आए थे, या फिर अभी और लेके आएँगे, जो अभी प्रीलिम्स का बैच भी चल रहा है, आप देखेंगे उसमें, तो काफ़ी उससे हम इसी चीज़ पर ध्यान देंगे कि जो पीवाईक्यू है उन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें रिपीट भी होती हैं। तो मतलब कि हम जो क्वेश्चंस बनाते हैं तो वही पीवाईक्यू अगर मेंस में भी देखें तो इस बार मैंने बहुत सारे प्रेडिक्शन करे थे क्वेश्चंस को लेकर, वो भी बिल्कुल सटीक बैठे हैं। तो इसी तरह से जो यूपीएससी की सोच का आईना दर्शाते हैं पीवाईक्यू, मैंने भी वहीं से सीखा है कि क्या पूछ सकती है यूपीएससी। फिर इसके बाद में जी, टॉपर का अगर फॉर्मूला अगर देखें तो वो भी पीवाईक्यू बेस्ड ही प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है? तो ये हम देखते हैं। इसके बाद में अगर आगे चले तो देखिए, पीवाईक्यू क्यों ज़रूरी है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ कि सिलेबस बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो एकदम मतलब कहीं भी अंडर द सन कुछ भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। पीवाईक्यू उसको फ़िल्टर कर देता है, आपको सही दिशा दे देता है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन में, कम कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर कर सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पीवाईक्यूज़ को करें। इसके अलावा कोचिंग बुक्स सब पढ़ने को बोलती है कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ ले, सब चीज़ों को पढ़ने को बोलेंगे। लेकिन पीवाईक्यू वास्तव में आपको ये बताता है कि क्या पूछता है यूपीएससी, है ना? यानी कि अगर आप पीवाईक्यू को अगर लेके चलेंगे तो आपको एक से अधिक स्रोत से लेके केवल एकल स्रोत की यात्रा करवा देता है पीवाईक्यू। यानी कि बहुत सारे सोर्सेज़ से केवल लिमिटेड सोर्सेज़ तक आपको लेके आता है। ठीक है? इसके बाद में जो है, पीवाईक्यू यूपीएससी की सोच को समझने का शॉर्टकट है, जो मैंने पहले भी बात करी कि अगर आपको यूपीएससी की सोच को समझना है कि यूपीएससी क्या चाहती है आपसे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पीवाईक्यूज़ को देखें। इसके अलावा यूपीएससी जो है, यूपीएससी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुद्दों पर आधारित प्रश्न पूछता है। ये हमें कहाँ से पता चलता है कि यूपीएससी इश्यूज़ पे क्वेश्चन्स पूछता है? वो पीवाईक्यू से पता चलता है। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही जो है जीएस वाला पार्ट खत्म हुआ है यूपीएससी की मेंस का। तो उसमें आपने देखा होगा कि कल ही खत्म हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जीएस 3 में यूपीएससी ने बहुत सारी इश्यूज़ पे क्वेश्चन्स पूछे हैं जीएस 3 में। जीएस 2 में भी यही है, और जीएस 1 में भी यही, सब में लगभग-लगभग। तो ये कहाँ से पता चलता है? पीवाईक्यू से पता चलता है कि इश्यू बेस्ड। जैसे कि इश्यू बेस्ड किस तरह, जैसे कि जल संकट हो गया, है ना? फिर गरीबी से, किसानों से, इनकी क्या समस्याएँ हैं, उनके ऊपर एक देखिए, इसके अलावा जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इंडिया में है, उसके ऊपर पूछ लिया है क्वेश्चन्स, है ना? तो ये कहीं न कहीं इश्यूज़ हैं जो चल रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर पूछ लिया है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, यानी कि अ
उसके ऊपर, तो उसमें आपकी समाधान पक्ष पूछा गया था। तो हम देखते हैं कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस बनाती है। फिर आगे चलते हैं, देखिए, तो पीवाईक्यू से हम क्या सीखते हैं, ये सबसे पहली चीज़ है। तो देखिए, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की पहचान यहीं से होती है कि कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं है। कई एस्पिरेंट्स का डाउट होता है कि सर, कि हम क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, तो वही पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारी जो प्रीलिम्स की सीरीज़ चल रही है, हम उसमें ज़्यादातर वही चीज़ें कवर करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है ना? कोई कुछ भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ने के लिए हम आप लोगों को नहीं बोलेंगे उसमें कि जो आपके ध्यान भटके हैं। हम कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दिलवाना चाहते हैं वहाँ पे। इसीलिए तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की पहचान कहाँ से पता चलती है? पीवाईक्यू से पता चलता है कि यूपीएससी किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देती है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि अभी यूपीएससी ने जीएस 1 में हड़प्पा का जो वास्तुकला है, आर्किटेक्चर है वास्तुकला, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। कुछ समय पहले यही क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि स्मार्ट सिटीज़ में जो हड़प्पा की जो वास्तुकला है, वो किस तरह से मददगार हो सकती है। तो कहीं न कहीं सेम चीज़ बार-बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे भी हुई है ना? तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। तो ये आप कहाँ से समझ सकते हैं? केवल पीवाईक्यूज़ के थ्रू। इसके अलावा डेप्थ एनालिसिस और लेवल को समझना कि किस तरह का विश्लेषण वो पूछती है ना? तो ये भी आपको कहाँ से पता चलेगा? यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ के थ्रू। इसके अलावा मतलब किस तरह से आपको 250 और 150 शब्दों में कंसाइज़ आंसर लिखना है और किस तरह से उसको जो है सब हेडिंग्स में कन्वर्ट करना है। ये अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यू से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो है करंट अफ़ेयर्स को स्टैटिक से कैसे जोड़ा जाता है, ये भी हमें पीवाईक्यू से समझने को मिलता है। जैसे समसामयिक मुद्दे होते हैं, उनको स्थायी विषयों से कैसे लिंक करें। जैसे कि अ, यूपीएससी ने जैसे इंडियन इकोनॉमी में बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, ये स्टैटिक पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी में जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। है ना? उसको जो है ट्रेड वॉर से लिंक कर दिया यूपीएससी ने, ये तो एक एग्ज़ाम्पल हुआ। सेकंड, स्मार्ट सिटी किस तरह से गरीबी को दूर करने में हेल्पफुल हो सकती है, ये यूपीएससी ने जो है लिंक कर दिया। इस तरह से अलग-अलग जो है एक ग्लोबलाइज़ेशन को लिंक कर दिया किसी स्टैटिक पोर्शन से करंट के किसी इवेंट से। तो इस तरह से अलग-अलग चीज़ों को वो लिंक करती रहती है, तो ये आपको कहाँ से समझने को मिलेगा? केवल पीवाईक्यूज़ के थ्रू। आगे चलते हैं, तो देखिए आपको क्या करना होता है कि सिलेबस की हर लाइन को पीवाईक्यू से जोड़ना होता है। मतलब अगर सिलेबस में अगर कुछ दे रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेबस में अगर मान लो इंटरनल सिक्योरिटी है ना? तो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड पीवाईक्यू यूपीएससी ने किस तरह से पूछे, पीवाईक्यू में किस तरह से क्वेश्चंस जनरेट हुए हैं। तो उससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। तो सिलेबस को जो है देखते हुए साथ-साथ उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो आप बिल्कुल देखें पिछले गत वर्षों में क्या क्वेश्चंस उस सिलेबस के टॉपिक से आए हुए हैं। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा सिलेबस में कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये भी आप फ़िल्टर कर पाओगे। साथ में आपके हम सोचते हैं ना कि क्या पूछा जाएगा, बहुत सारा सिलेबस है, तो आपके अंदर इससे एक फ़ियर खत्म होगा। जब आपको नॉलेज होगा पीवाईक्यू का, तो आपका फ़ियर खत्म होता जाएगा, है ना? फ़ियर काफ़ी कम होता जाएगा धीरे-धीरे। फिर इसके बाद में जैसे कि इस आर्टिकल 21 के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी बार-बार क्वेश्चंस पूछती रहती है। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि आर्टिकल 21 कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप उस पर ज़्यादा दे पाएँगे। इसके अलावा पीवाईक्यूज़ के कई टाइप्स होते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करें, है ना? जैसे कि पीवाईक्यूज़ में कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आ जाते हैं, नेचुरल होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया वास्तुकला वाला, है ना? तो वास्तुकला जो है सीधे-सीधे आ गया सिलेबस से, है ना? तो इसके बाद में कुछ एनालिटिकल होते हैं, जिसमें आपको जो है कारण और परिणाम के बारे में बताना होता है कि अगर इसका ये कारण है तो इसका परिणाम क्या होगा, एनालिटिकल स्किल्स। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यूपीएससी जो है अपने एस्पिरेंट्स में एनालिटिकल स्किल्स को देखती है कि किस तरह की एनालिटिकल स्किल्स वो रखते हैं ताकि जो है वो ग्राउंड लेवल पे समस्या को समझ सके, यानी कारण को समझ सके और परिणाम क्या होंगे उसको समझ सके और उसके समाधान को तलाश सके। इसलिए यूपीएससी आपसे अपेक्षा करती है कि आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी हो, ठीक है? फिर थर्ड नंबर पे जो है अप्लाइड टाइप पे पीवाईक्यूज़ आते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि करंट और स्टैटिक का मिक्स कर दिया जाता है। यानी कि करंट में कोई न्यूज़ चल रही है, उसको स्टैटिक पोर्शन से यानी कि सिलेबस के पार्ट से जो है जोड़ करके क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाते हैं। तो ये आपको सीखना होगा। ताकि आप जो है करंट पढ़ते समय अपनी सिलेबस से उसको लिंक कर सकें। इसके बाद में ओपिनियन बेस्ड यानी सोच और समाधान से रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन्स आपको बताया था कि समाधान पक्ष के बारे में पूछा गया था, जिसमें कि अगर मान लो ट्रेड वॉर चल रहा है तो है ना, प्रोटेक्शनिज़्म यानी कि
मतलब जो फ्री ट्रेड को बंद करने के लिए तो ट्रेड वॉर चल रहा है, तो ट्रेड वॉर से यानी कि व्यापार युद्ध। तो इस व्यापार युद्ध से जो है भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके समक्ष कई सारी चुनौतियाँ हैं। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसके साथ में कई चुनौतियाँ हैं, चैलेंजेस हैं। तो उस चैलेंजेस का समाधान पक्ष पूछा गया था कि इनको कैसे मतलब समाधान पक्ष आपसे पूछा गया था कि क्या समाधान हो सकते थे? तो कहीं न कहीं आपसे समाधान माँगा गया था, ओपिनियन बेस्ड था, आपका ओपिनियन माँगा गया था। इसके अलावा देखिए, ये मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए जो अभी 2025 के पेपर में ही आए हैं, मतलब अभी जो 2 दिन पहले पेपर हुए हैं, कल-परसों। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष भी कौन-सी चुनौतियाँ हैं, जब मैं जिसकी बात कर रहा था अभी, कि जब विश्व स्वतंत्र व्यापार तथा बहुपक्षीयता से दूर होकर यानी मल्टीलैटरलिज़्म से दूर होकर के संरक्षणवाद की ओर यानी प्रोटेक्शनिज़्म की ओर, द्विपक्षीय यानी बायलैटरलिज़्म की ओर जा रहा है, तो इन चुनौतियों का सामना किस तरह से किया जा सकता है? यहाँ आपका ओपिनियन पूछा गया है कि किस तरह से इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, ठीक है? तो और ये सीधे-सीधे जो मैं अभी बता रहा था कि ये सीधे-सीधे स्टैटिक क्वेश्चन से आ गया है कि हड़प्पा कालीन वास्तुकला की विभिन्न विशेषताओं की चर्चा कीजिए। यानी कि इसमें आपको वास्तुकला की विशेषताएँ बतानी थी और मैंने बताया ना कि ये सेम क्वेश्चन लगभग-लगभग कुछ सालों पहले फिर आया था, स्मार्ट सिटी को लिंक करके पूछा गया था कि स्मार्ट सिटी को हड़प्पा की वास्तुकला से किस तरह से जोड़ा जा सकता है? क्या वहाँ वहाँ से हम स्मार्ट सिटी में हड़प्पा की वास्तुकला से। तो ये पूछा गया था। तो कहीं न कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला। इसके बाद में क्या आपको लगता है वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति है? यानी कि करंट में कितना कंज्यूमरिज़्म चलता रहता है, उसको वैश्वीकरण से जोड़ दिया। मतलब करंट और स्टैटिक को मिक्स करके जो है इन्होंने ये क्वेश्चन्स बना दिए हैं। है ना? और समस्या भी भी है जो आजकल की उपभोक्ता संस्कृति है, एक किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती प्रकट करती है क्योंकि वो जो है पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचा रही है। इसके अलावा लोगों की हैबिट भी गंदी हो रही है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है एक सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं मतलब जिसमें कि मतलब उदासीन भरा जीवन मतलब जिसमें वो एक्टिव नहीं होते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप ब्लिंकिट करते हैं, मतलब व्यक्ति अगर नीचे भी दूध की दुकान है मतलब मिल्क का पैकेट अगर नीचे ही मिल रहा है दूध अगली गली में, वहाँ भी नहीं जाना चाहता, वो उसको भी ब्लिंकिट कर देता है। तो इस तरह की उपभोक्ता संस्कृति बढ़ती ही जा रही है। तो इसका कहीं न कहीं वैश्वीकरण से लिंक करके पूछा है इन्होंने और सही भी है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक क्वेश्चन आ गया था। मैंने बोला ना कि नॉर्थ मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे भी क्वेश्चंस लिंक कर लेता है, तो उत्तर-पूर्व के जो मुद्दे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूपीएससी उन पर फ़ोकस करती है। तो आप इस तरह की अगर कोई चीज़ न्यूज़ में रहती है, तो उसको अच्छे से पढ़ें। उत्तर-पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और शांति प्रक्रिया में कौन-कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ हैं? मतलब वहाँ के चैलेंजेस क्या हैं उस शांति प्रक्रिया में? जैसे आपने देखा था मेइतेई और कुकी का जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, लड़ाई-झगड़े चलते रहते हैं उनके। तो इसके बाद में उन्होंने फिर वहाँ पे बहुत सारे और भी इश्यूज़ हैं नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ वहाँ आते हैं। मतलब शरणार्थी रोहिंग्या जो बांग्लादेश में म्यांमार के घुसपैठिए होते हैं, वो भी वहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से यूपीएससी जो है लिंक कर देती है। तो विगत 1 दशक में सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए उनको पूछ लिया तब की करंट अफ़ेयर्स की चीज़ें पूछी गई करे अभी मतलब समसामयिक जो मतलब समाधान लिए गए हैं उनको लिंक कर दिया गया है वहाँ की समस्याओं से। जो पारंपरिक समस्याएँ हैं उनसे और वहाँ की जो पर्टिकुलर समस्या है उनसे, विशेष समस्याओं से। तो इस तरह से यूपीएससी पूछती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो विषयवार महत्व निकाल सकते हैं, जैसे कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट वाला प्रीलिम्स से बहुत क्वेश्चन आते हैं, शासनवाद हो गया, फेडरलिज्म हो गया, वहाँ से भी कोई काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। है ना? इन प्रश्नों के अलावा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जैसे बजट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपने एफआरबीए में पढ़ा होगा, उसके बारे में कई बार यूपीएससी ने पूछा है, मेंस में भी, प्री में भी। है ना? इसके बाद में रिफॉर्म से जीएसटी के बारे वगैरह के बारे में, अभी जीएसटी के रेट्स कम करने का चल रहा है, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकता है प्रीलिम्स में भी। है ना? इसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास, यानी कि जो हमारे यहाँ मार्जिनलाइज़्ड तबके के लोग हैं, उनको किस तरह से मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है विषय-वार अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लें, उनको निकालें, उनको बार-बार दोहराएँ, उनकी रिवीजन करें, तो आपके वो जो है स्ट्रॉन्ग होते जाएँगे। इसके अलावा जो है एथिक्स में भी काफ़ी जैसे कि थिंकर्स केस, है ना? ऊपर और वैल्यूज़ यानी मूल्यों के ऊपर केस स्टडी से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो भी समसामयिक मुद्दे चल रहे हैं, उनकी केस स्टडी तैयार कर लें। जैसे कि अभी स्ट्रे डॉग्स का मुद्दा काफ़ी न्यूज़ में था, जो मतलब जो सड़क पे जो घूमने वाले जो रोड पर चलने वाले जो कुत्ते हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। उसके ऊपर काफ़ी केस स्टडी पूछी जा सकती है एनिमल राइट्स के और ह्यूमन राइट्स के ऊपर, है ना? तो इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड कीवर्ड्स तैयार कर लें ताकि आप तुरंत उन पे सोच पाएँ।
इसके अलावा पीवाईक्यू और उत्तर लेखन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। देखिए, क्या होता है कि जो कई लोग क्या होता है कि कोचिंग सेंटर्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो जो क्वेश्चंस देंगे वही लिखेंगे, है ना? तो ये बहुत गलत तरीका है क्योंकि कोचिंग्स वाले क्या होता है यूपीएससी को समझ के नहीं तैयार करते। कभी-कभी क्या होता है वो किसी भी मुद्दे पर क्वेश्चंस बना देते हैं। तो आपको पीवाईक्यू से उत्तर लेखन करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? या फिर उस तरह की कोई अगर मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो उसका जो है आप फ़ॉलो करें जो पीवाईक्यू से लिंक करके चीज़ें पूछता है ना? तो पीवाईक्यू जो है सिर्फ़ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है आपको चाहिए, है ना? उसी से राइटिंग प्रैक्टिस होती है। आपको पता ही है कि हमने कई बार राइटिंग से रिलेटेड क्लासेस भी ली है। तो पीवाईक्यू से आप क्या कर सकते हैं, पीवाईक्यूज़ के बेसिस पे इंट्रोडक्शन लिखना सीखें, फ्रेगमेंट्स लगता है, छोटा हो सकता है, किस तरह से संक्षिप्त हो सकता है। इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस की सब हेडिंग हेडिंग और एग्ज़ाम्पल्स सोचें, ताकि आपको क्या होगा कि वही चीज़ अगली बार भी जल्दी सोच में डेवलप हो जाएगी। इसके बाद में जो है कंक्लूज़न, समाधान, ऑप्टिमिस्टिक उस पीवाईक्यू में किस तरह से लिख सकते हैं। अगर आपने यहाँ प्रैक्टिस कर ली तो आप मेन एग्ज़ाम में भी कर जाएँगे। इसके अलावा जो है पीवाईक्यू और करंट अफ़ेयर्स को लिंक करके आप जो है पढ़ाई करें, है ना? ताकि आपको करंट अफ़ेयर जो समुद्र जैसा नहीं लगेगा, आपको थोड़ा-सा क्या है, एक सही डायरेक्शन में करंट अफ़ेयर्स को कर पाएँगे, है ना? तो जैसे यूपीएससी के सवाल हैं, स्टैटिक और करंट अफ़ेयर्स के मिक्स होते हैं, तो आप भी उसी तरह के करंट अफ़ेयर्स तैयार करें। अगर कोई करंट अफ़ेयर्स अगर यूपीएससी के सिलेबस से आया है, उसको पढ़ें और साथ में उसका स्टैटिक पोर्शन तैयार कर लें। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज जैसे कि है ना? तो एनवायरनमेंट में वो किस तरह से रोल प्ले करता है, इकोनॉमी और आईआर इन तीनों से रिलेटेड दौड़कर यूपीएससी पूछ लेती है ना? तो क्लाइमेट चेंज को एनवायरनमेंट से जोड़ देगी, कभी इकोनॉमी से जोड़ देगी कि कितना में बजट की कमी है या फिर किसी चीज़ की या फिर आईआर से जोड़ देगी। जैसे कि अभी पूछ लिया था ना एक जीएस 1 में एक क्वेश्चन आया था कि क्लाइमेट चेंज को की वजह से जो सी लेवल राइज़ हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, सी लेवल राइज़। तो वो जो सी लेवल राइज़ हो रहा है, समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है, इससे स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन है, मतलब जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ है, जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, उन पर किस तरह से जो है संकट आ रहा है, इससे लिंक करके उन्होंने पूछ लिया है। तो इस तरह से बताता है कि पीवाईक्यू बताता है कि करंट को कैसे सिलेबस से जोड़ता है। अगर मान लो आपने करंट नहीं पढ़ा होता, तो आपको बहुत सारे जैसे जी उस स्मॉल आइलैंड में जैसे वनुआतू एक आइलैंड है, तो वो काफ़ी इस चीज़ को लेके यूएन में भी लेके गया था कुछ टाइम पहले। तो इसका आप एग्ज़ाम्पल लिख सकते हैं, फिजी है, छोटा-सा कंट्री है, जो कि है ना? इसके बाद मालदीव है। ये इस तरह की छोटी-छोटी जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, उन पर किस तरह से जो है सी लेवल राइज़ का यानी कि समुद्री जल स्तर बढ़ने का प्रभाव पड़ रहा है। अगर आप ये करंट में नहीं पढ़ते, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे एड्रेस करते? है ना? क्योंकि वहाँ बिना एग्ज़ाम्पल के तो लिख ही नहीं सकते थे, क्योंकि अगर आपके पास एग्ज़ाम्पल्स नहीं होते, तो इस तरह से लिंक करें चीज़ों को। तो मेरा कहने का मतलब यही है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हो, पीवाई की जैसे कैसे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करें, है ना? अपनी किसी हम वैसे तो हम आपको हेल्प करेंगे ही इसमें, जब भी हमने ये लेक्चर भी लिया है, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी जो है पीवाईक्यू के बेसिस पे बनाई थी। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप अपनी एक प्रश्न बैंक बनाओ। यानी कि हर विषय का 10 साल के प्रश्न बैंक बनाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना? तो उनके आने के चांसेस आगे भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका सेकंड सिलेबस की मैपिंग करो, यानी कि कौन से सिलेबस से क्या क्वेश्चन किस तरह से बनकर आया है, इस तरह से मैपिंग तैयार करो, ठीक है? इसके बाद में हर हफ्ते में कम से कम 2 से 3 पीवाईक्यूज़ लिखो। अगर आप ऐसा करते हो 2-3 पीवाईक्यू डेली लिखते हो, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, है ना? इसके अलावा जो है आप मूल्यांकन करो, इवैल्यूएट कर पाओ, कहीं की कोई छोटा-मोटा प्रोग्राम रैंक कर लो जो मतलब जो आपके इवैल्यूएशन करके दे आपकी कॉपी का। इवैल्यूएट कराओ, टॉपिक कॉपी कॉपी से अपनी कॉपीज़ को कंपेयर करो, अपने आंसर्स को कंपेयर करो कि वो किस तरह के उन्होंने किस तरह से लिखा है, हमने कहाँ पे क्या मिस्टेक करी है, तो उससे काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इश्यू को हमने सही से समझा है कि नहीं समझा है, किस तरह से करा है, ये सब। इसके अलावा पीवाईपी एनालिसिस से स्मार्ट स्टडी को भी आप बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि 60 से 70% जो प्रश्न होते हैं पुराने पैटर्न से जुड़े होते हैं। मैंने अभी जो बार-बार बता रहा हूँ वही चीज़ है। जैसे कि जीएस 1 में जो है वुमेन के इश्यूज़ हर साल आते हैं, है ना? इस बार भी आया था। किसानों के इश्यूज़ आगे आ जाते हैं, किसानों की, है ना? तो इस तरह से अलग-अलग जो है वल्नरेबल सेक्शंस के इश्यूज़ हर साल पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो कल्चर का एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है किसी न किसी कल्चर से लिंक करके। आपके अगर बेसिक चीज़ें का प्रीलिम्स से आप उसको जोड़ सकते हैं, है ना? तो जैसे कि अब वो हड़प्पा वाला क्वेश्चन आया था, प्रीलिम्स में जो चीज़ें पूछते हैं वही उसमें भी लिखनी थी, वही एग्ज़ाम्पल लिखने थे, ठीक है? तो ये इससे आप लिंक करें। सेकंड क्या होगा जीएस 3 में जैसे कि एग्रीकल्चर से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट से और भी कई टॉपिक है जैसे फूड प्रोसेसिंग है, उससे हर साल क्वेश्चन्स आते हैं। इस तरह के टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे कर लें और ताकि अगर आप अगर पीवाईक्यू और सिलेबस से अगर नीच करके तैयारी करेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 14 से 15 क्वेश्चंस ऐसे आएँगे जो आपको लगभग जिनका पूरे तरीके से कंटेंट आपके पास में होगा, बस आपको लिखना होगा वहाँ पे। इसके बाद में सबसे जो मेन चीज़ आती है प्रेज़ेंटेशन की आती है, वो ना हम उसके बारे में भी कभी और
यूट्यूब पर भी बात करेंगे, हमने आंसर राइटिंग वाले उसमें तो बात करी ही थी, ठीक है? इसके अलावा एथिक्स जो है, उसमें वैल्यूज़ यानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था थिंकर्स के ऊपर या वैल्यूज़ के ऊपर यानी मूल्यों के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप उस तरह की चीज़ों को पहले से तैयार कर लें, मूल्यों की डेफिनिशंस तैयार कर लें, उनके एग्ज़ाम्पल्स तैयार कर लें उस तरह के, तो वो आपको ब काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा कॉमन मिस्टेक्स होती है जो सब करते हैं, वो नहीं करना है। एक तो ये है कि सब सिर्फ़ पढ़ते रहो, लिखना नहीं है ना? तो आंसर राइटिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर लिखने से बहुत सारी चीज़ें हेल्प मिलती है। क्या होता है कि कई बार क्या होता है हम केवल पढ़ते हैं ना, तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते लंबे टाइम तक, ठीक है? तो हम क्या क्या होता है कि बहुत जल्दी भूल जाते हैं और रिटेन नहीं कर पाते और रिटेन नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि अम तो रिटेन नहीं हो पाने की वजह से क्या होता है कि आपको वो इंस्टेंटली वो चीज़ें याद नहीं आती हैं। इसके अलावा जो है आपको प्रीलिम्स की तरह रटना नहीं है मीन्स के लिए आपको एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करना है। इसके बाद में जो है खुद लिखो, रिव्यू करवाओ, सुधारो, मतलब सुधार करते जाओ, रिव्यू भी करवाओ, लोगों से अपने आंसर्स दिखाओ और मॉडल आंसर्स पे जो है ब्लाइंडली डिपेंड नहीं करना है ना? तो अपनी खुद की एनालिटिकल स्किल्स जब डेवलप हो गया, आप क्या करते हैं कई लोग मॉडल आंसर्स को रटने लग जाते हैं, ये नहीं करना है आपको क्योंकि जिससे टॉपर्स ही आपको आंसर्स को ही वो अपना जो है सबसे बेस्ट समझ लेते हैं कि यही स्टैंडर्ड है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में टॉपर्स की स्टोरीज़ पढ़ें, टॉपर्स की कहानियाँ पढ़ें। टॉपर्स की कहानियों को मतलब मेरा ये नहीं है कि उन्होंने क्या फेस करा है ना? उनके क्या इश्यूज़ आ गए थे लाइफ़ में, वो नहीं पढ़ना होता है। टॉपर्स की कहानी से मतलब ये होता है कि अगर उनका पिछले अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, उन्होंने किस तरह से इम्प्रूव करा है कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब सेलेक्ट हो गए, उन्होंने क्या अपनी प्रिपरेशन में ऐसा ऐड करा है कि जिसकी वजह से उनको काफ़ी हेल्प मिली है। तो आप ये दीजिए, ये कीजिएगा, ठीक है? इसके बाद में ये सब आपको करना होता है। इसके अलावा आप रिपीटिशन, वेरिएशन इन सब चीज़ से बचें। तो ठीक है, इस क्लास में यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।